चाहता हूं कि अगर हमारा वजूद नहीं रहेगा तो ये समस्याएं गौण हो जाएंगी। आज हमारे सनातन के वजूद पर आज संकट खड़ा हुआ है। नहीं, ये कुसुम देवी पर भरोसा करेगी, हम पर भरोसा करेगी, या लगता है कि यहाँ पर इस व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए आदमी आंदोलित होता है। मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं लगभग 75,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं और लगभग 20 वर्षों से यह मैं करते आ रहा हूं कि हथिया बरसेगा तो पनिया लगबे करेगा। किसानों की समस्याओं को लेकर के, इन सारे चीजों को लेकर के मैं हमेशा समय समय पर आंदोलन करते रहा हूं और उसी के क्रम में 2 बार मुझे जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। एक बार 4 दिन के लिए, एक बार 5 दिन के लिए। तो दोस्तों, इंसान का चेहरा नहीं, उसका अनुभव और उसका कर्म उसकी जान पहचान बताती है। तो हमारे साथ वैसे ही एक मेहमान है जो कि छात्र राजनीति से निकले हुए और भाजपा के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ गोपालगंज के पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ है। तो सर, आपका स्वागत है भारत की पुकार में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी जो सक्रियता रहती है गोपालगंज में काफी रहती है। इसको देखते हुए हमने सोचा कि आपसे हम संपर्क करें और हमारी जनता की जो कुछ प्रश्न है उसका आप उत्तर दें। नहीं, बिल्कुल। आप तो सर, गोपालगंज की जो स्थिति बनी हुई है अभी, बड़ा एकदम स्थिति गर्म माहौल का है। क्या लगता है आपकी बार? नहीं, जब लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो माहौल वैसे ही गर्म हो जाता है। सारे लोग अपने दमखम से लग जाते हैं। तो बिहार के चुनाव में गोपालगंज उससे अछूता नहीं है और गोपालगंज में भी सारे राजनीतिक दल के लोग अपना जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं। अच्छा सर, जैसा कि आप गोपालगंज के निवासी भी हैं और छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और आपकी जो NH 28 वाली जो वो कहानी है, गोपालगंज से निकल कर जंतर मंतर तक धरना देना, ये जो आपने अपने अनुभव को संजोया है, इस अनुभव से हमको बताइए कि क्या लगता है कि गोपालगंज में बीजेपी फिर कुसुम देवी पर भरोसा करेगी? नहीं, ये कुसुम देवी पर भरोसा करेगी, हम पर भरोसा करेगी या तीसरे पर भरोसा करेगी, ये पार्टी इसको हमसे बेहतर जानती है। और पार्टी में जो लोग हैं वो सारे लोगों पर वो नजर रखते हैं कि कौन किस तरह का है। तो लगभग 35 वर्षों से राजनीति में मैं भी सक्रिय हूँ। 1987 से विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक सफर तय किया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेके, युवा मोर्चा के विभाग प्रमुख से लेके, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य से लेके जिला परिषद के अध्यक्ष, अभी तीसरी बार मैं जिला परिषद का सदस्य भी हूँ। और जिले की जो छोटी मोटी समस्याएं रही हैं उनको लेकर हमेशा मैं आंदोलित रहा हूं। सड़कों पर उतर करके, चाहे वो छाड़ी नदी की सफाई हो, दियारे के जो कटाव पीड़ित हैं, बाढ़ से जो हमेशा पीड़ित रहते हैं, उनको लेके आंदोलन खड़ा करना हो, विद्यार्थियों के लेके आंदोलन खड़ा करना हो, या शहर के व्यवसायियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, वकीलों के ऊपर हो रहे अत्याचार, किसानों की समस्याओं को लेकर के, इन सारे चीजों को लेकर के मैं हमेशा समय समय पर आंदोलन करते रहा हूं और उसी के क्रम में 2 बार मुझे जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। एक बार 4 दिन के लिए, एक बार 5 दिन के लिए। तो मन आंदोलन का पक्षधर है और हम लोग चूंकि छात्र राजनीति से निकले हैं और लगता है कि यहाँ पर इस व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए आदमी आंदोलित होता है और उसके लिए आंदोलन भी करता है। लेकिन मूलतः राष्ट्रवादी विचारधारा के को दिल में रख करके मैं राजनीति करता हूं। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किए, ज्ञानशील एकता, छात्र की विशेषता, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और संघ के कार्यक्रमों में स्वयंसेवक भी हूं। तो पहला लक्ष्य है कि हमारी भारत माता का वो गौरव जो कभी प्राप्त था इस दुनिया में, वो पुनः कैसे प्राप्त हो सके, उसके लिए काम करना, ये राजनीतिक क्षेत्र में यह उद्देश्य है। उद्देश्य सही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपका कार्यकाल काफी लंबा चौड़ा रहा है और रहेगा। आपने जेल यात्रा की, लोगों के लिए आंदोलन किया, हर एक चीज के लिए आप रोड पे उतरे। तो सबसे बढ़िया विधायक तो आप ही लगिएगा, तब बन जाइएगा। तो देखिए, टिकट का है नहीं, मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन आज भी मैं
लगभग 75,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं और लगभग 20 वर्षों से यह मैं करते आ रहा हूं। विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, यह भाग्य का भी एक बहुत बड़ा खेल है। पावर हो जाएगा तो उसका मतलब ही कुछ और हो, जैसे कि आप थोड़ा सा कम मेहनत करें, पावर होगा तो तब तक आप हिला दीजिएगा सिस्टम को। आपको मैंने ये बतलाया कि भाजपा परिवार छोटा परिवार नहीं है और परिवार के जो मुखिया हैं वो जानते हैं कि अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको कब, कहाँ, किस तरह से उनको बनाना है। डॉक्टर मोहन यादव को कोई जानता था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं। रेखा गुप्ता को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी? आपको पटनायक जी को बेदखल करके और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता उड़ीसा में मुख्यमंत्री हो गया, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है। पार्टी को लगेगा जब जहां जिसको तैयार करना वो करेगी। तो माना जाए कि आपको भी टिकट मिल सकता है, क्यों नहीं? कुसुम देवी बेहतर नहीं है मेरे से, मैं बेहतर हूँ। नहीं, कुसुम देवी बेहतर नहीं है, मैं बहुत, क्योंकि वो तो, एक मिनट, कुसुम देवी बेहतर नहीं है, मैं बहुत बेहतर हूँ, ये बात मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप नहीं बोले, मैं इसकी समझ और इसकी जानकारी नेतृत्व का है। तो नेतृत्व क्या निर्णय लेता है, हम लोग वैसे लोग नहीं है कि अब नेतृत्व को नहीं स्वीकारना यह अच्छे कार्यकर्ता की पहचान नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी कि आपने, ये आपकी सोच है और मुझे लगता है कि पार्टी कहीं टिकट दे देगी तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। दूसरी नंबर बात कि अभी आपके गोपालगंज में एक मॉडल हॉस्पिटल बना है और उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर एक बार बारिश हो जाए तो वहां पे घुटना घुटना भर पानी लग जाएगा, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। मरीज वहां भर्ती है, उनको दिक्कतें हो सकती है। दूसरी नंबर बात, अब लोग इसमें बोलेंगे नेताजी कि हथिया बरसेगा तो पनिया तो लगबे करेगा, तो कहां तक इस बात को आप सही मानते हैं? आपने जो ये बात कहा कि हथिया बरसेगा तो पनिया लगबे करेगा, इसका सबसे क्रूर मजाक बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था। जब गोपालगंज में बाढ़ आया था, गोपालगंज में नहीं पूरे बिहार में, आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित था, और पत्रकारों ने जब लालू जी से पूछा था कि ये इतनी बाढ़ आ गई, आपकी सरकार क्या कर रही है, तो लालू जी ने कहा था इतना पानी तो हमारा पाड़ा पी जाता है। ये लालू जी का यह कहना है। तो ये कहना, इसका मतलब कि उनके अंदर लोगों के सुख दुख का कोई भावना नहीं था। अभी के परिवेश में गोपालगंज में अमित शाह जी आए थे और मुझे खुशी है कि जो गोपालगंज की सबसे ज्वलंत समस्या है बाढ़ का, आधी आबादी हमारी बाढ़ से प्रभावित हो जाती है जब तटबंध टूटते हैं, तो उन्होंने कहा था कि यदि अगर पुनः सरकार बनती है एनडीए की, तो पहली प्राथमिकता बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने की है। इस पर अभी तक कभी किसी भी पॉलिटिशियन ने, ताकतवर पॉलिटिशियन ने इस पर कभी ध्यान नहीं खींचा था और ये बात नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि चूंकि मोदी जी और मोदी जी के जो लोग हैं अगर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब कि इस बार बाढ़ का निवारण प्रथम प्राथमिकता इस सरकार की होगी। सर, आपने इस बीच जिक्र किया था कि बाढ़ और पानी, मतलब दोनों का बड़े नेता लोग जिक्र करते हैं, तो हम इसमें एक चीज मानेंगे कि मैंने भी एक वीडियो कवर किया था गोपालगंज का ही, कि जो नया एलिवेटेड बना है राजमार्ग, आपने देखा होगा सर, तो उस पे अब पानी लग जा रहा है बारिश में। तो आपकी सरकार है, सुशासन की बात होती है, और नीतीश कुमार है तो बिहार में बाढ़ है, ये भी स्लोगन चलता है। तो आप लोग तो सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन काम ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि मतलब 2 नंबर काम हो रहा है फुल। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता था। कोसी नदी जो बिहार में है उसे बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन इसी एनडीए के सरकार में सरकार ने इतना जबरदस्त काम किया कि आज बरसों से उससे बहुत निजात मिला हुआ है। सर यहाँ आपको रोकेंगे। आप नॉर्थ बिहार की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ नॉर्थ बिहार में पानी रुक रहा है? आप देखिए 2 दिन का वर्षा में पूरा बाढ़ का अलर्ट हो गया है। आप मेरी बात समझ नहीं पाया है।
कोसी बिहार की एक त्रासदी हुआ करती जी थी, जी लेकिन उससे बहुत मुक्ति मिला हुआ है। पहले 4-5 जिले बिल्कुल महीनों महीनों तक उसके गुस्से का शिकार होते थे, लोगों को घर द्वार छोड़ करके और पलायन होना पड़ता था। लेकिन उस क्षेत्र में काफी काम करने का काम इसी नीतीश कुमार की सरकार ने की और इसी एनडीए की सरकार ने की। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह सकता कि सारे समस्याओं का समाधान हो गया है, बहुत अभी काम करने की गुंजाइश है। आपने कहा कि एनएच पर पानी लग जाता है, पहले तो एनएच नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, आज तो एलिवेटेड कॉरिडोर आपको दिखता है। पहले तो एक ही सड़क चलती थी एनएच, आज 4 लेन हो गई है। तो जब तक इस धरती पर आदमी रहेगा तब तक ये समस्याएं रहेंगी। लेकिन एक समस्या की तरफ आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारा वजूद नहीं रहेगा तो ये समस्याएं गौण हो जाएंगी। आज हमारे सनातन के वजूद पर आज संकट खड़ा हुआ है। सनातन को कैसे नस्तनाबूद कर दिया जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक रैकेट है जो ये काम कर रहा है कि यहाँ से सनातन को पूरी तरह से समाप्त कर। हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो ये चीजें लेकर के हम क्या करेंगे? हम अपने वजूद को भी बचाएंगे। विकास की जो एक गाथा है, आज दुनिया में भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जो हथियार सिर्फ खरीदता था, आज हथियार बेच रहा है। मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे चिप्स आज बन रहे हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर आप ये जिसमें ये बन रहा है। तो कभी इसके बारे में सरकारों ने काम नहीं किया। भारत के सीमाओं के बगल जो भारत और चीन की जो सीमाएं हैं, आपको याद होगा तो कांग्रेस के गृह मंत्री ने भाषण देते हुए संसद में कहा था कि हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए तैयार नहीं करते हैं कि चीन हमारे देश में घुस जाएगा। तो जहां पर इतनी बीमार मानसिकता थी, आज भारत चाहता है कि पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध हो, लेकिन पड़ोसी हमारे सर पर नहीं चढ़े, वो बिल्कुल बराबरी का हम व्यवहार चाहते हैं। तो आप जिस तरफ इशारा करते हैं उस क्षेत्र में काफी अभी काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। हम आपसे बस जाते जाते 2-3 और सवाल करेंगे। एक सवाल आपने बोला कि सर सनातन का हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए काम करेंगे? तो ये वजूद के चक्कर में हमारा जो देश है वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में सबसे 1 नंबर पे, इसको कैसे खारिज करेंगे आप? हमने जितना कर्ज लिया है उससे ज्यादा अपने परिसंपत्तियों को बढ़ाया है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कर्ज नहीं लेता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो। ये गलत नैरेटिव सेट करने का काम नहीं होना चाहिए। हम अगर कुछ ले रहे हैं तो हम कर कितना रहे हैं? हम अगर 10 रुपया लिए तो हमने उसको 50 रुपए में उसको हमने अपनी हैसियत बनाई। तो कर्ज लेना ही पड़ता है सबको, चाहे वो कोई भी देश हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बिना कर्ज का चलता हो। नीयत देखी जाती है, न सूरत बुरी है न मूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। तो हमारी ये जो सरकार है वो अच्छे नीयत के साथ काम कर रही है, और जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनके परिवार का सर्वाइवल कैसे हो सके, उनका अपना सर्वाइवल कैसे हो सके, ये पहली सरकार बनी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ ये सरकार चल रही है। और जब सबका बात होता है तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं। अच्छा सर, धन्यवाद सर। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार से उठ के हम सीधा आते हैं गोपालगंज अनुमंडल पे, और गोपालगंज अनुमंडल में देखा जाता है कि 8 विधानसभा है, और 8 विधानसभा में गोपालगंज अनुमंडल में 8 विधानसभा नहीं, 6 विधानसभा है। गोपालगंज अनुमंडल में 3 है और हथुआ अनुमंडल में 3 है। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा, गोपालगंज जिले में। तो सर इसमें हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी सक्रियता काफी रहती है 6 विधानसभा में, और सब लोग आपको बेबाक और एक अच्छे नेता की तरह देखते हैं। तो आप थोड़ा सा कैंडिडेट कौन बढ़िया रहेंगे? कि हर एक विधानसभा में 2-2 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। या बैकुंठपुर की बात कर लीजिए, बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं एनडीए के, और आप वहां भी जाते हैं। अगर बरौली में भी 2 हैं, गोपालगंज में भी 2-3 हैं, हथुआ में, कुचायकोट में, सब जगह है। तो थोड़ा सा बस रैपिड फायर की तरह आप बता दीजिए नाम। नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं कि मैं इस पर कोई
बात कर सकूं, और जो जिसके अधिकार में हो उसको उसी मर्यादा में बात करनी चाहिए। इसके लिए हमारा नेतृत्व है, प्रदेश है, केंद्र है, और वो सब पर पैनी नजर वो रखे हुए हैं। और बात करिएगा कौन अच्छा है, तो जो ही भारत माता की जय कहता है, जो ही वंदे मातरम कहता है, जो इस देश को, भारत माता को परम वैभव की शिखर तक पहुंचाने का संकल्प, वो सारे लोग अच्छे हैं। और वे जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जिन्हें भारत माता का जय कहने में आपत्ति है, जिन्हें वंदे मातरम कहने में आपत्ति है, वो निश्चित रूप से उनको, देश की जनता को लोकतंत्र के चुनाव में जरूर सजा देना चाहिए। अच्छा सर, जाते जाते आप, हम जो आपकी जनता है और आने वाले समय में जो आपका कार्यकाल रहेगा, उसके लिए 2-4 बातें हमारी जनता के लिए। नहीं, मैं सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं से, जिले के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक मंत्र, भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है। इस दिशा में कौन काम कर सकता है, भारत को कौन मजबूत कर सकता है, कौन सबको लेकर के एक साथ चल सकता है, ऐसे विचारधारा के लोगों को, आप लोगों को प्रश्रय देना चाहिए, उनको राजनीति में मौका देना चाहिए। और जो भारत माता को और जो भारत के समाज को, जो भारत के हितों का अनदेखी करके अपना दुकान चलाना चाहता है, वैसे लोगों को इस वोट के चोट से उनको घायल करना चाहिए। तो दोस्तों, देख रहे थे आप, बहुत ही बेबाक, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शालीनता से हर एक प्रश्न का जवाब देते हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो फिलहाल इतना ही। मैं आपका दोस्त अनमोल कुमार, भारत की पुकार के साथ। धन्यवाद सर।